वेलकम टू माय चैनल आयुर्विद्या उत्तम विद्या। तो अब जो है हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं शारंगधर संहिता। शारंगधर संहिता के जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि एक इंट्रोडक्टरी पार्ट, एक कंटेंट पार्ट, इंडेक्स पार्ट, जो हम आगे 1 बाय 1 करके चैप्टर्स के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ आपको जो है कितने खंड हैं, कितने चैप्टर है शारंगधर संहिता, किसने लिखी है, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको इसमें मिलेगा। और उसके बाद हम जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें वो भी डिस्कस किया हुआ है, बट 1 बाय 1 हम चैप्टर वाइज जो है संहिता विद नोट्स दोनों हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं कि शारंगधर संहिता का काल क्या है। तो 13वीं सदी जो है इसका ये काल रहता है। उसके बाद आता है क्या कि इसको 3 खंड में बांटा गया है। शारंगधर संहिता को 3 खंड में बांटा गया है। जैसे कि आपको पता है कि शारंगधर संहिता के जो लेखक हैं वो कौन है, शारंगधर जी हैं, और जिनके पिता का नाम क्या है, दामोदर है। ठीक है, तो अब इन 3 खंडों में जो है शारंगधर संहिता को बांटा गया है। पूर्व खंड, प्रथम खंड, द्वितीय या मध्यम खंड, तृतीय या फिर लास्ट जो हमारा खंड है, अंतिम खंड। ठीक है, तो प्रथम या पूर्व खंड में 7 चैप्टर्स हैं टोटल। मध्यम खंड के अंदर हमारे पास 12 चैप्टर्स हैं, 12 अध्याय हैं। और जो हमारा लास्ट अंतिम खंड है उसके अंदर तृतीय खंड, जिसके अंदर 13 चैप्टर हैं। तो टोटल जो है अध्याय हो जाते हैं शारंगधर संहिता के अंदर। आपको पता होगा इसकी बुकलेट बहुत छोटी सी है और 32 चैप्टर्स इसमें टोटल हो जाते हैं। टोटल जो अप्रॉक्सीमेटली श्लोक हैं जो उपलब्ध मिलते हैं वो है 2600। तो अब हम पूर्व खंड में सबसे पहले डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि पूर्व खंड के अंदर कितने चैप्टर हैं। तो आपने पढ़ लिया कि 7 चैप्टर है। अभी तो हम बस इन 7 चैप्टर्स के अंदर क्या क्या है वो देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो पूर्व खंड के अंदर जो है फर्स्ट चैप्टर जो इसमें आता है उसमें मान इत्यादियों का वर्णन है कि कितने पल, तोला, ठीक है, कर्ष, ये जितने भी मान आप आयुर्वेदिक की टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं तो उनका वैल्यूएशन, उनको क्या उनका मीनिंग है वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और हमेशा याद रखना कि जो क्वेश्चंस मेनली जितने भी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम्स में आते हैं या ये पीजीटी में आते हैं वो सारे के सारे जो है वो शारंगधर संहिता से जो मान वाले क्वेश्चन हैं या जो भी वृक्ष शास्त्र वाले, वैशिष्ट्य कल्पना वाले जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से आते हैं और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद है कि सेकंड चैप्टर के अंदर पंचविध भेषज कल्पना का वर्णन है, यम दृष्टा का वर्णन है। तो पंचविध भेषज कल्पना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक जो है बीएमएस में पढ़ाया जाता है और आगे भी जाके आपको जो है यूज़फुल आने वाला है। तो हम इसको पढ़ेंगे शारंगधर संहिता के पूर्व खंड के अंदर सेकंड चैप्टर में। यम दृष्टा का वर्णन इसके अंदर है। ऋतुओं का जो राशि के अनुसार विभाजन किया गया है, जो कोरिलेशन बताया गया है ऋतुओं का, वो जो है शारंगधर जी ने यहाँ पे बताया है सेकंड चैप्टर में। तो थर्ड चैप्टर के अंदर जो है वो मेनली जो इम्पॉर्टेंट है वो नाड़ी परीक्षा का वर्णन है। तो नाड़ी परीक्षा भी है 2 प्रकार से की गई है, दोषज और रोगज। तो दोषज की जब बात करते हैं तो वातज नाड़ी कैसे चलती है, जलोका के समान और सर्पवत। तो जलोका और सर्पवत कौन सी नाड़ी चलती है, तो वो कौन सी है, वातज, क्योंकि ये पल्स रेट इसमें काफ़ी हाई रहेगा। तो ऐसा लगता है कि जैसे सर्प के समान है। फिर पित्तज नाड़ी के अंदर कलिंग, काक और मंडूकवत, बहुत धीरे धीरे जो चीज़ें मंडूकवत मतलब जो बहुत ज़्यादा हाई फ्लुएंसी के साथ, ठीक है, प्रेशर के साथ जो चलती हैं वो होती है हमारी मंडूकवत, जो उठ उठ के चलती हो और पूरा ऊंचाई तक जाती हो। ठीक है, तो पल्स रेट इसमें हाई रहेगा पित्तज नाड़ी के अंदर। फिर उसके बाद क्या है, कफज नाड़ी। तो कफज नाड़ी जो बिल्कुल स्लो हो, जैसे कि हंस के समान और पारावत के समान धीरे धीरे एक एक पैर जैसे रख के चलता है वो, वैसे ये जो है कफज नाड़ी धीरे धीरे चलती है। उसके बाद द्वंद्वज नाड़ी की जब बात करें तो द्वंद्वज मतलब कदाचित मंद और कदाचित तीव्र वेग इसमें रहेगा। और वहीं बात करें हम सन्निपातज नाड़ी की, तो जो सन्निपातज नाड़ी है उसके अंदर रहता है लावा और तीतरवत, जो यहाँ मेंशन नहीं है, आप लिख सकते हैं कि लावा और तीतर के समान जो है ये शारंगधर जी ने बता रखा है कि जो सन्निपातज नाड़ी है वो ऐसे रहती है। उसके बाद असत्य जो नाड़ी होती है इसमें ये क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है कि अति क्षीण होती है और ये प्राणनाशिनी कुछ गुण उसमें होते हैं, जैसे स्थित्वा चलंती। तो रुक रुक कर जो चलती है नाड़ी वो असत्य नाड़ी के लक्षण में आता है। और स्थान विच्युति, जहाँ पर नाड़ी को हमें पल्स रेट को, जहाँ पर पल्स को फील करना चाहिए वहाँ से वो उसकी जो पोजीशन है वो हट जाती है, तो वो स्थान च्युति कहलाती है। आगे क्या है, रोगज नाड़ी। तो रोगज नाड़ी में ज्वर जो है
ज्वर जब रोग होगा तो उष्ण और वेगवान होगी नाड़ी, काम क्रोध में वेगवान होगी, चिंता भय में क्षीण होगी, रक्त कोप होने पर कोष्ण, तो रक्त कैसा होता है, कोष्ण उष्ण होता है हल्का, और गुर्वी नाड़ी होगी, साम में गड़ी या सी नाड़ी हो गई, ठीक है। और तीक्ष्ण में लघु और वेगवान नाड़ी, और सुखी व्यक्ति की नाड़ी कैसी होती है, स्थिर और बलवान। इसमें आप एक और नाड़ी ऐड कर सकते हैं, शुद्धिता। शुद्धिता मतलब जो हंगर के जो है उसकी वजह से होती है, भूख की वजह से जो शुद्धा की वजह से होती है, वो कौन सी नाड़ी होती है, चपला नाड़ी, ठीक है। तो आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे कि चपला नाड़ी जो है वो शुद्धिता की वजह से होती है। नेक्स्ट है हमारे पास 4th चैप्टर के अंदर जो है शैलेंद्र जी ने पूर्व खंड में वर्णन किया है, दीपन पाचन आदि कथनम। तो इसके अंदर सारी डेफिनेशन और एग्जाम्पल हम जो है 4th चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और ये द्रव्य गुण के में भी आता है और इसमें भी आता है, तो दोनों ही पार्ट से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है 5th चैप्टर। तो 5th चैप्टर के अंदर जो है शैलेंद्र जी ने वात पित्त कफ का वर्णन किया है। वात की प्रधानता बताते हुए जो एक श्लोक कहा गया है, पित्तम पंगु कफम पंगु, है ना, पंगवा मल धातुवा करके, जो वात ही जो इन वात ही जो है पित्त कफ और मल धातुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, जैसे कि बादल जो है हवा से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो ये वाला श्लोक मेंशन किया है वात की प्रधानता के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट रेफरेंस के रूप में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे और आगे भी पढ़ेंगे हम इसको। उसके बाद है रंजक पित्त का स्थान और रंजन कहाँ होता है, ये यहाँ मेंशन किया गया है, ठीक है। उसके बाद है स्तनाशय का सर्वप्रथम वर्णन जो है वो आचार्य शैलेंद्र ने यहीं पर किया हुआ है। और एक और है यहाँ पर क्या, स्तनवह स्रोतस। तो जो स्तनवह स्रोतस की बात होती है तो उसका सबसे पहले जो वर्णन है वो आचार्य सुश्रुत करते हैं, लेकिन जो स्तनाशय है, आशय जो है वो किसने बताया है, शैलेंद्र जी ने। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्वास प्रश्वास प्रक्रिया का जो श्लोक है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पुरुषों में रंध्र बताए हैं, तो रंध्र बताए हैं पुरुषों के अंदर 10 और स्त्रियों के अंदर 13, ठीक है। 10 प्लस में एक ब्रह्मरंध्र भी होता है, तो मेनली इसमें ब्रह्मरंध्र का पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद है ओज का स्थान और आश्रय बताया है। तो जो आचार्य शैलेंद्र है उन्होंने ओज का स्थान जो है ना वो बता रखा है क्या, सर्व शरीर, और आश्रय क्या बताया है, हृदय। तो इसको याद रखेंगे। सृष्टि विकास कर्म बताया है, 25 तत्वों का इसमें उल्लेख किया है। पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति बताई है, ठीक है। तो पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति सात्विक और तामस अहंकार से होती है, ऐसा उन्होंने मेंशन किया है। हम इसको डिटेल भी पढ़ेंगे, चैप्टर्स के साथ साथ थोड़ा पढ़ेंगे, जो कि आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करेगा। तो जैसे जैसे पढ़ाया जाएगा वैसे वैसे क्लास लेके साथ साथ पढ़ना है। उसके बाद है 6th जो चैप्टर है उसके अंदर वात पित्त प्रकृति के मनुष्य जो है उनके लक्षण मेंशन है। कवल और गंडूज जो इसके ऊपर हर साल जो है मोस्टली एक क्वेश्चन आता है, तो ये यहाँ पे ये 6th चैप्टर में मेंशन है, हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। नस्य युग के आयु बताई है, और ये बताया कि जन्म से ही सतम्य होते हैं बच्चे को, अंजन लेप स्नान अभ्यंग वमन आदि, ठीक है। और साथ ही साथ योग्य काल बताए हैं कुछ कि किसको कब क्या कराना चाहिए। तो जो नस्य की आयु बताई है वो बताई है 8 से 80 वर्ष, ठीक है। सारे आचार्य के अकॉर्डिंग ये थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है, तो हम धीरे धीरे याद करेंगे। तो नस्य की आयु 8 से 80 वर्ष बताई है। विवेचन की 16 वर्ष के बाद करना बताया है। मैथुन जो है वो 20 वर्ष के बाद बताया आचार्य शैलेंद्र ने। धूमपान जो है वो 12 से 80 वर्ष। इस पर जो है क्वेश्चन जो है आपको गोविंद पारिक में भी मिलेंगे, मोस्टली क्वेश्चन में मिलने वाले हैं MCQ में। रक्त मोक्षण जो है वो 16 से 70, ये सुश्रुत जी का भी सेम है। उसके बाद आता है क्या, श्वतु और उद्गार में वायु का इन्वॉल्वमेंट बताया है। तो जो श्वतु होता है ना, थूकना, तो उसमें प्राण और उदान ये दोनों आती है वायु, ये बताया हुआ है कि प्राण और उदान दोनों वायु आती है। और जो हमारा उद्गार है, सिर्फ डकार लेना, उसमें केवल और केवल उदान वायु आती है। तो ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है और हमेशा गलत होता है, तो ऊ से उदान आप याद रखेंगे, ठीक है। 7th चैप्टर के अंदर या लास्ट चैप्टर के अंदर जो है रोग गणना की गई है, ठीक है। तो इसमें जो है आचार्य शैलेंद्र ने कितने टोटल अनात्मज रोग माने हैं, 150, जिसके अंदर 80 वातज, 40 पित्तज और 20 जो है वो कवच हो जाते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट है, यहीं से पूछे जाते हैं। क्या गर्भज रोग कितने हैं, तो गर्भज रोग का क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, 8 होते हैं। और इसके अलावा जैसे कि शुद्र रोग 60 माने हैं और सोम रोग 1 माना है। तो अब इसके आगे जो मध्यम खंड और अंतिम खंड के अंदर कही गई बातें हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। अब हम कल से जो है पूर्व खंड स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 1।